नमस्ते। एक ऐसा नाम जो सत्ता के गलियारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हर बड़े फैसले के साथ जुड़ा हुआ है, अजीत डोभाल। अक्सर इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। तो आज हम उन्हीं की कहानी जानेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये हैं कौन? कैसे एक आईपीएस अधिकारी भारत का सबसे ताकतवर जासूस और रणनीतिकार बन गया? आइए इस दिलचस्प सफर को जरा और करीब से देखते हैं। तो देखिए, उनके इस सफ़र को समझने के लिए हम उनके करियर के 6 बड़े पड़ावों पर नज़र डालेंगे। शुरुआत करेंगे उनकी ज़बरदस्त एंट्री से, फिर देखेंगे कि वो कैसे गुप्त ऑपरेशनों के मास्टर बने। बात करेंगे कि भारत के टॉप क्राइसिस मैनेजर के तौर पर उनका क्या रोल रहा, उन्होंने राजनीतिक दांवपेच का सामना कैसे किया और फिर सत्ता में उनकी वापसी कैसे हुई। और हाँ, आखिर में हम उनके बहुचर्चित डोभाल सिद्धांत और उनसे जुड़े विवादों पर भी बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। एक युवा छात्र से देश के सबसे बड़े रणनीतिकार बनने का ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ? तो देखिए, साल 1968, सिर्फ 22 साल की उम्र, और डोभाल ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करके इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ज्वाइन कर ली। इसके ठीक बाद 1972 की शुरुआत में उन्होंने केरल के दंगों को सुलझाया। उनकी इस काबिलियत को देखते हुए कुछ ही महीनों के अंदर उन्हें भारत की घरेलू खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी में ले लिया गया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? उन्हें सिर्फ 7 साल की सर्विस में पुलिस मेडल से सम्मानित कर दिया गया, जबकि आमतौर पर इस मेडल के लिए कम से कम 14 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो केरल में उनकी पहली बड़ी चुनौती थी 1972 के थलासेरी दंगे। हालात इतने खराब थे कि पुलिस तक उस इलाके में घुसने से डर रही थी। ऐसे में डोभाल वहां गए और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। पता है कैसे? ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से। उन्होंने खुफिया जानकारी और बातचीत का रास्ता अपनाया, दोनों गुटों के नेताओं से मिले और मामला शांत कराया। बस इसी कामयाबी ने दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं की नज़र में उन्हें ला खड़ा किया। और बस यहीं से डोभाल के एक अंडरकवर फील्ड एजेंट के तौर पर एक शानदार करियर की शुरुआत हो गई। अब वो मैदान में उतर चुके थे, भारत की कुछ सबसे पेचीदा आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए। देखिए, उस वक्त मिजोरम में उग्रवाद अपने चरम पर था, जो भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था। इस मुश्किल मिशन के लिए भेजा गया डोभाल को, और उन्होंने वहां जो किया वो किसी जासूसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उन्होंने भेष बदला, उग्रवादियों के बीच घुसपैठ की, धीरे धीरे उनके कमांडरों का भरोसा जीता और फिर उनकी आपसी फूट का फायदा उठाया। नतीजा ये हुआ कि 7 में से 6 कमांडरों को उन्होंने भारत के पक्ष में कर लिया। अब उग्रवादी नेता लाल डेंगा के पास बातचीत की मेज पर आने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा था। इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए कि खुद मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर लाल डेंगा ने एक इंटरव्यू में कहा था, अजीत डोभाल मेरे 6 कमांडर ले गया, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। डोभाल के साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की कामयाबी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? उसी दौरान एक और बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा था हिमालय की गोद में बसे सिक्किम में। वहां के राजा पर चीन का काफी असर था। तो डोभाल ने वहां के स्थानीय नेताओं को राजा के खिलाफ खड़ा किया, उन्हें चुनाव जीतने में मदद की और फिर उन्हीं के जरिए भारत से हस्तक्षेप की अपील करवाई। ये एक प्योर मास्टर स्ट्रोक था। नतीजा ये हुआ कि जनमत संग्रह में 97% लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए वोट दिया और 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। और इसके बाद आया शायद उनके करियर का सबसे खतरनाक मिशन। डोभाल 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट बनकर रहे। मकसद था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खुफिया जानकारी जुटाना। आप समझ सकते हैं, ये एक ऐसा काम था जिसमें जरा सी चूक का मतलब सीधा मौत था। तो अब तक डोभाल एक फील्ड एजेंट से देश के सबसे बड़े संकट मोचक यानी क्राइसिस मैनेजर बन चुके थे। अब उनकी भूमिका बदल गई थी। अब वो ऐसे हालात में बातचीत करते थे जहां लोगों की जिंदगी दांव पर लगी होती थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1988 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इसे समझने के लिए 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार को याद कीजिए। ब्लू स्टार में सैन्य हमला हुआ, भारी नुकसान हुआ और लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। लेकिन ब्लैक थंडर में डोभाल ने एक रिक्शा चालक का भेष बनाया और स्वर्ण मंदिर में घुस गए। उन्होंने आतंकवादियों को यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट है और फिर दिमागी दबाव बनाकर बिना किसी बड़े खून खराबे के उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। विमान अपहरण जैसे संकट से निपटना कोई बच्चों का खेल नहीं है,
लेकिन 1999 आते आते अजीत डोभाल 15 से ज्यादा ऐसे मामलों में चीफ नेगोशिएटर की भूमिका निभा चुके थे। तो जाहिर है, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का अपहरण हुआ तो इस मुश्किल काम के लिए वो पहली पसंद थे। कंधार में हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थे। आतंकवादियों की डिमांड थी 36 आतंकियों की रिहाई। जबरदस्त दबाव के बीच डोभाल ने बातचीत की कमान संभाली और 170 से ज्यादा यात्रियों की सुरक्षित रिहाई के बदले 3 आतंकवादियों को छोड़ने पर डील फाइनल की। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन इस घटना से सीख लेते हुए डोभाल ने खुफिया जानकारी साझा करने के लिए नए सिस्टम भी बनाए। तो अब डोभाल के करियर में एंट्री होती है राजनीति की, और यहीं से उनके रिश्ते सत्ताधारी पार्टियों के साथ तनावपूर्ण होने शुरू हो जाते हैं। अब डोभाल के करियर में राजनीति का असर साफ दिखने लगा था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ उनकी काफी नज़दीकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं रहे। उन पर ये आरोप भी लगे कि उन्होंने कश्मीर में विपक्षी PDP पार्टी को खड़ा करने में मदद की, जो जाहिर है कांग्रेस सरकार को पसंद नहीं आया। माना तो ये भी जाता है कि इसी वजह से उन्हें भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी RNAW का चीफ बनने से रोक दिया गया और IB डायरेक्टर के तौर पर भी उनका कार्यकाल 2 साल से घटाकर सिर्फ 8 महीने कर दिया गया। लेकिन रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं था कि डोभाल शांत बैठ गए, बिल्कुल नहीं। उन्होंने पर्दे के पीछे से काम करना जारी रखा और सत्ता के केंद्र में एक शानदार वापसी की पूरी तैयारी की। साल 2005 का एक किस्सा है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का एक खुफिया ऑपरेशन फेल हो गया। कहा जाता है कि मुंबई पुलिस के ही कुछ अधिकारियों ने इस ऑपरेशन में अड़ंगा डाला और डोभाल के शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। तब गुस्से में डोभाल ने कथित तौर पर एक सीनियर पुलिस अधिकारी से कहा था, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। रिटायरमेंट के बाद डोभाल ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम का एक थिंक टैंक बनाया। अब ये सिर्फ एक रिसर्च संस्था नहीं थी, बल्कि जल्द ही ये उस समय की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक वैचारिक गढ़ बन गई। इसने उस दौर के बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को एक मंच दिया और बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जैसे बड़े चेहरों को एक साथ लाने में मदद की। इस आंदोलन ने देश की राजनीतिक हवा को बदलने और कांग्रेस सरकार के गिरने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और अब आते हैं कहानी के मौजूदा दौर पर। डोभाल अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और उनके साथ साथ विवाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। NSA बनने के बाद उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया, जिसे डोभाल सिद्धांत या डोवल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि भारत की पॉलिसी अब सिर्फ रक्षात्मक यानी डिफेंसिव नहीं रहेगी, बल्कि रक्षात्मक आक्रामक यानी डिफेंसिव ऑफेंसिव होगी। आसान भाषा में कहें तो अब भारत हमलों का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खतरों को पहले ही खत्म कर देगा। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन इसी सोच का नतीजा हैं। इसी दौरान उनका परिवार भी विवादों में घिरा। उनकी एक बेटे शौर्य की फर्म में एक पाकिस्तानी को-फाउंडर होने और डिफेंस कंपनियों से स्पॉन्सरशिप लेने पर गंभीर सवाल उठे। वहीं उनके दूसरे बेटे विवेक पर आरोप लगा कि उन्होंने नोटबंदी के सिर्फ 13 दिन बाद एक टैक्स हेवन देश में हेज फंड खोला था। हालांकि इस मामले में विवेक ने मानहानि का मुकदमा किया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश को अदालत में बाकायदा माफी मांगनी पड़ी। लेकिन इन तमाम विवादों के बावजूद सत्ता में डोभाल का कद लगातार बढ़ता ही गया। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व बात है कि अजीत डोभाल को लगातार 3 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा भी हासिल है। ये उनकी ताकत और उनके प्रभाव को साफ दिखाता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, अजीत डोभाल की विरासत क्या है? क्या ये एक देशभक्त की रणनीति है जिसने देश को महफूज बनाया है, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक ताकत का एक पेचीदा खेल है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।